आप लोगों ने इतना सम्मान के साथ मुझे यहाँ पर इनवाइट किया, तो मैं बहुत ही आभारी हूँ आप सभी की। थैंक यू सो मच। जितने भी लोग सिलेक्टेड हैं, अलग अलग विभाग में जो सिलेक्ट हुए हैं, उन सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। मैं चाहूँगी मैं कुछ बोलूँ उससे ज़्यादा मैं इसे 1-to-1 इंटरेक्शन की एक सेशन रखना चाहूँगी वैसे थोड़ी देर बाद। कुछ मैं बोलना ज़रूर चाहूँगी कि तैयारी में कभी भी निराश नहीं होना है। कभी कभी ऐसा फेज ज़रूर आता है जब आपको लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है और कुछ भी हमारे फेवर में नहीं है, हमारा रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, हमें खुद पर डाउट होता है कि जो मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो सही डायरेक्शन में है या नहीं है। तो आपको सिर्फ अपनी मेहनत करनी है, मेहनत को कंसिस्टेंटली करना है और उसको रिव्यू करना है। ये नहीं कि आपको सिर्फ पढ़ते जाना है, आपको ये भी पता होना चाहिए क्या पढ़ना है, और ये भी उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना है। तो अगर आप कंसिस्टेंटली लगते हैं पूरे हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन के साथ, तो मैं एक एग्जांपल हूँ कि आपका सिलेक्शन होना है। अगर आपने कोई तैयारी शुरू की है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपका सिलेक्शन ना हो। तो सभी जिस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए यहाँ पर हैं, सभी बिल्कुल अपने तन्मयता के साथ लगे रहें और डेफिनेटली आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। जब यू कम टू द प्रिपरेशन पॉइंट कि आपको किस तरीके से क्या स्ट्रेटजी रखनी चाहिए, तो अगर यूपी पीसीएस की बात करूँ, क्योंकि मैंने वो क्लियर किया हुआ है, तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इसमें हर स्टेज पे एक प्रिपरेशन स्ट्रेटजी होनी चाहिए। प्रीलिम्स में हम जो पढ़ते हैं उसका मोर ऑफ फैक्चुअल पार्ट रहता है, तो उसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करने की, ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की भी ज़रूरत पड़ती है। और उसके लिए एक टाइम स्पैन है कि 3 से 4 महीने आपको देना ही देना है, जिसमें कि यू विल हैव टू कवर एटलीस्ट 2 न्यूज़पेपर्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी प्रिपरेशन का पार्ट में आप डेली का एक जो करंट अफेयर्स है, आपका जो अवेयरनेस है, वो आपको बनाए रखने की ज़रूरत है, जिसके लिए मिनिमम आपको 2 न्यूज़पेपर पढ़ने की ज़रूरत है। जब इतना पढ़ लेंगे तो आपको कहीं से भी जो मैगजीन आती हैं प्रिपरेशन के लिए लास्ट मोमेंट पर प्रीलिम्स के लिए, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रही बात कुछ फैक्चुअल की, तो आपको सर नोट्स वगैरह दे देते होंगे, या कुछ एक मार्केट में अपने सेटिस्फैक्शन के लिए कि हमारा कुछ छूट तो नहीं गया, उसके लिए आपको कुछ बेसिक बुक्स लास्ट मोमेंट में मिलेंगी, उसको आप रिवाइज कर लीजिए। तो प्रीलिम्स के लिए आपको यूपी पीसीएस के लिए तो जैसे घटना चक्र एक आती है, वो आप पढ़िए। मुझे लगता है कि 25 से 30 क्वेश्चन उससे आते ही आते हैं, उसको आप रिवाइज कर लेंगे तो बेसिकली आपका एक बेस बन जाता है कि मुझे प्रीलिम्स में किस तरीके से क्या चीज़ें ऑप्ट करनी है। घटना चक्र इज नथिंग जस्ट ऑल अबाउट जो प्रीलिम्स ईयर्स के पेपर हैं, लास्ट ईयर आते हैं और कई एग्जाम्स में आते हैं अलग अलग स्टेट्स के, राजस्थान, बिहार, अलग अलग स्टेट्स के। तो वो बेसिकली कहीं ना कहीं वहीं से घूम करके आते हैं, और उसमें जो एक्सप्लेनेशन दिया रहता है, जो क्वेश्चंस रहते हैं उनके जो एक्सप्लेनेशन दिए थे, उसको आप बहुत ही थोरली पढ़ें। कई बार उससे भी क्वेश्चंस बना दिए जाते हैं। तो प्रीलिम्स के लिए आपको घटना चक्र से मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा बाहर पढ़ने की ज़रूरत है। घटना चक्र पढ़िए, न्यूज़पेपर पढ़िए, आपका प्रीलिम्स नहीं रुक सकता है। मेंस के लिए जैसा उन्होंने बताया, आप जो सिलेक्टेड है, निर्भय जी शायद नाम है, जो बता रहे थे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेंस में आंसर राइटिंग की ज़रूरत है, और ये सच है, क्योंकि वहाँ पर आपको 7 मिनट मिलता है एक आंसर लिखने में, और सोचने में अगर आप 2 मिनट लगा दें तो 5 मिनट में आप एक बहुत अच्छा आंसर नहीं प्रोड्यूस कर सकते। तो उसके लिए आप जब पहले से ही मेंटली प्रिपेयर रहते हैं आंसर राइटिंग के लिए, और क्या स्ट्रक्चर में हमें आंसर लिखना है, इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन, अगर उसमें कोई डायग्राम नीडेड है, अगर आप उसमें कुछ इंडिया का मैप बना सकते हैं, वर्ल्ड का मैप बना सकते हैं, कुछ फ्लो चार्ट बना सकते हैं, तो यू शुड फोकस मोर अबाउट ऑल दीज थिंग्स। मतलब अपार्ट फ्रॉम योर आंसर राइटिंग कि आप जो लिख रहे हैं, उससे ज़्यादा आपको थोड़ा सा उसमें डायग्राम के थ्रू शो करने की ज़रूरत है, जिससे मुझे लगता है कि आप ज़्यादा मार्क्स फेच कर सकते हैं। तो उसका आप अच्छे से आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क होता है, क्योंकि हम लोग ये करने में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। हमें 1 घंटा भी दे दिया जाता है तो हम एक क्वेश्चन नहीं लिख पाते हैं जब हम घर पे होते हैं, और वहाँ पर हमें 5 मिनट में एक आंसर लिखना होता है, अदरवाइज यू विल लूज एटलीस्ट 3-4 क्वेश्चन। और जहाँ आपने 3-4 क्वेश्चन छोड़े तो आपका मेंस तो क्लियर नहीं होना है।
तो आपको सबसे पहले मेंस में टाइम से पेपर ख़त्म करने पे फोकस करना। उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी होगी, और उसका सिर्फ एक की है, रिवीजन। जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आप लिख रहे हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा आप रिवाइज कैसे कर रहे हैं। प्रीलिम्स में भी सेम थिंग है कि आप पढ़िए और कम रिसोर्स रखिए, उनको ज़्यादा बार पढ़िए। मेंस में भी यही है कि आप मेंस का सिलेबस उसको बाय हार्ट करिए। जब जितना ज़्यादा बार पढ़ेंगे उतनी बार जब न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमें क्या चीज़ पढ़नी है, ये हमारे सिलेबस में पार्ट था, हम उसको इससे रिलेट कर सकते हैं। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैं ये कहूँगी कि आप मेंस के हिसाब से आप हर टॉपिक का एक नोट बना लीजिए, 2 पेज का। हो सकता है उसमें बहुत मेहनत लगेगी, बट ये कि ऑप्शनल में भी और मेंस के सारे पार्ट में 1 2 3 4 इसमें आप जो जो टॉपिक दिया है उसका 2 पेज का एक कंसाइज नोट्स बना लीजिए विद केस स्टडी। चाहे वो सोसाइटी का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे एथिक्स का हो, आप केस स्टडी के साथ रखेंगे तो एग्जामिनर चाह करके भी आपके नंबर नहीं काट पाएगा। तो कहीं अगर आपने मेंस में एक्स्ट्रा मार्क्स खींच लिए तो आपको इंटरव्यू पे डिपेंड नहीं होना पड़ेगा। वैसे भी अब इंटरव्यू हमारा शायद 100 नंबर का रह गया है, तो उसमें आपको बहुत जो थोड़ा सा पर्सनालिटी को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं कि मैं नहीं जवाब दे पाया तो क्या होगा, या क्या कहते हैं मैंने अपना अपीयरेंस नहीं सही रखा, या कुछ कभी कभी वहाँ पैनिक क्रिएट करने की भी कोशिश करते हैं एग्जामिनर्स। तो इन सब चीज़ों को आपको फिर फोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने मेंस मार्क्स एक्स्ट्रा एज ले लिया तो मैं यही कहूँगी कि आप जो भी सिलेबस है उसका हर टॉपिक पे 2 पेज का नोट बना के रखिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करिए, उसको इन्हेंस करिए। कुछ अगर न्यूज़ में अगर इन बिटवीन इन द मीन टाइम अगर आ रहा है तो अपने नोट में उनको ऐड करिए, और उसका जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कर सकते हैं उसको करिए। तो रिविजन इज़ द ओनली की फॉर योर सक्सेस, फॉर योर हार्ड वर्क। मैं बस यही कहना चाहूँगी। बाकी और बताइए, कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। बाकी एक जैसे यहाँ पर मुझे भी जैसे शायरी और गज़ल वगैरह बहुत पसंद है, तो ये जैसे ही 2 लाइन आपने कुछ सुनाई तो मुझे याद आ गया कि मैं भी कुछ सुनाऊंगी। याद तो नहीं रहता बट देख के, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी जी की मैं पोएम्स वगैरह मैं बहुत पढ़ती हूँ, मतलब कलाम जी की बहुत मैं वेलविशर हूँ। और इन सबको मैं आपसे हाँ एक चीज़ ये कहना चाहूँगी, आप किताबें पढ़ा करिए। अगर इनमें से कुछ लोगों की अगर बुक रीडिंग हैबिट है तो आई वुड से कि एक रिसर्च है कि अगर कोई डिप्रेशन में आता है, पढ़ते पढ़ते उसका सिलेक्शन नहीं होता है, या निराश होता है, कहीं ना कहीं डिसहार्टन होता है कि अब क्या करना चाहिए, फैमिली सपोर्ट नहीं है, फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, तो आप थोड़ा सा अपना ध्यान हटा करके बुक किसी भी टाइप की, आपको अगर छोटी छोटी जो चाचा चौधरी की किताबें आती थी और जो किताबें आपको अच्छी लगती हैं आप वो पढ़िए। क्योंकि एक रिसर्च ये है कि अगर आप 5 मिनट की बुक रीडिंग करते हैं तो उसका 67% आपका स्ट्रेस रिलीव होता है। तो अगर इससे दूसरा कोई अल्टरनेटिव नहीं हो सकता है कि आप अपना स्ट्रेस रिलीव करें। और उसके साथ आप मेंटल हेल्थ के लिए आप मेडिटेशन और योगा ज़रूर करिए, क्योंकि हम लोग प्रिपरेशन के टाइम भूल जाते हैं कि आपको अपने माइंड को कंट्रोल करना उतना ही ज़रूरी है जितना बाकी चीज़ें। तो अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आपकी किसी भी चीज़ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा, प्रिपरेशन का मतलब नहीं रह जाएगा। बहुत से हम लोग एग्जाम्पल ऐसे देखते हैं कि अच्छे इंस्टीट्यूशन में जा करके आईआईटी में एम्स में जा करके भी लोग कुछ ऐसे अनफॉर्चुनेट से कदम उठा लेते हैं, वो कहीं ना कहीं अपने माइंड को ट्रेन नहीं कर रहे होते हैं। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप लोग अपनी तैयारी के साथ साथ थोड़ा सा टाइम, आधा घंटा, ज़्यादा नहीं, आधा घंटा, जिसमें कि 10 मिनट आप डेली मेडिटेशन पे दीजिए, थोड़ा सा अपने फिजिकल एक्सरसाइज पे दीजिए। उसके बाद जो समय मिलता है फिर आप पूरे हार्डवर्क और डिटर्मिनेशन के साथ इस चीज़ पे लग जाइए। मुझे यहाँ अच्छा, मैं इसलिए भी और आना चाह रही थी क्योंकि जो हम लोग अपना फेज़ वो काटते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मैं शायद अपने कुछ मोमेंट ऐसे समझा पाऊँ तो शायद सामने वालों के लिए एक मोटिवेशन मिल जाए उस चीज़ को कंटिन्यू करने का। क्योंकि मेरे टाइम भी एक ऐसा फेज़ आया था कि जब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरी कुछ टाइम तक मेडिसिन भी चली थी, मैं डिप्रेशन में नहीं बोलूँगी एग्जैक्टली, बट कुछ सिम्टम्स वैसे ही आ रहे थे क्योंकि सब कुछ नेगेटिव रिजल्ट था चारों तरफ।
कोई आउटकम नहीं आ रहा था और रिजल्ट सब लटके हुए थे। तो घर वालों का बस ये था कि सपोर्ट बहुत अच्छा था कि उन्होंने पूरी तरीके से मुझे मोटिवेटेड रखा। बट ये कि आप लोग बिल्कुल भी डिसहार्टेड ना हो, इस जगह ज़रूरत होती है हमें अपने माइंड को कंट्रोल करने की। तो आप लोग उस सिचुएशन तक ना पहुँचे उससे पहले ही आपको अभी से डेली इस चीज़ पर ध्यान रखने की ज़रूरत है। और बस आपको मोटिवेट करने के लिए 2 लाइन मैं बोलना चाहूँगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी की एक लाइन है कि असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम। संघर्षों का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। थैंक यू सो मच आप सभी जो यहाँ पे उपस्थित हैं, जिन्होंने मुझे यहाँ इनवाइट किया। द्विवेदी जी का बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही शालीन, इनका 2 बार जैसे उन्होंने बोला कि हमारी 30 सेकंड की मुलाकात हुई थी एंड दैट वाज अ फैक्ट। तो बहुत ही शालीन बिहेवियर लगा मुझे। तो मैं इनफैक्ट मैंने शायद आपसे खुद से भी अनुरोध किया था कि आप कुछ इस तरीके का सेशन रखें ताकि मैं कुछ अपने अनुभव शेयर कर पाऊँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। और मेरी कोशिश रहेगी जब भी मुझे मौका मिले तो मैं यहाँ